पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में आप देख लीजिए 50 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी है और रुपए की चाल पर रखेंगे नजर। 6670 पर कल 3 पैसे की मजबूती के साथ हमने क्लोजिंग होते देखी थी करेंसी मार्केट की। आज देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो 102.15 पर ट्रेड कर रहा है मजबूत हुआ है, उसका कितना असर करेंसी पर पड़ता है। क्या रुपया कमजोर होता है तो कितना, ये बड़ा सवाल है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले, आशीष चतुर्वेदी, रजत बॉस और साथ ही विजय चोपड़ा साहब। एक और स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूं रजत आपसे, आईडीबीआई बैंक के चार्ट देखकर बताइए क्या यहां पर कुछ कमजोरी का माहौल बन सकता है, क्योंकि सोर्स बेस्ड जो खबर आ रही है वो ये है कि स्टेक सेल की बात काफी लंबे समय से चल रही है, खुद वित्त मंत्री ने कई बार कहा, लेकिन अब ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए टलती नजर आ रही है। वैसे तो अब बचे भी 15-20 दिन ही है, कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी कब होगी थोड़ा वक्त लग सकता है। और क्या आईडीबीआई बैंक शॉर्ट कैंडिडेट है चार्ट्स पर? हाँ, आईडीबीआई बैंक शॉर्ट कैंडिडेट है, इसीलिए लग रहा है कि अभी ये 89 डे के ऊपर में कल सपोर्ट लिया, लेकिन बाकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस में जो बेयरिश क्रॉसओवर्स दिख रहे हैं और 50 डे जिस तरीके से टर्न कर रहा है, ये देखते हुए लगता है कि एक बार 200 डे जो कि 73 रुपया 4 आना मतलब 73 रुपया 25 पैसे के आसपास है, उसको एक बार टेस्ट करेगा, ऐसा उम्मीद करके इसमें शॉर्ट करना चाहिए। और इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो 77 के ऊपर रखिएगा, 77 रुपया 10 पैसा, नीचे 73 4 आना का टारगेट मान के चलिए। तो FY18 के लिए यानी इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा, ये चलता हुआ दिख रहा है मामला। अब देखना होगा जिन्होंने खरीदारी करी थी इस शेयर में इस एंटिसिपेशन में कि जल्द होगा आउटकम, वैसा नजर आ नहीं रहा है। बहरहाल में एक खबर और मैं अभी पढ़ रहा था हेमंत, तो पैसा इन्फ्यूज करने वाली, हाँ वो इसी फाइनेंशियल ईयर में बोल रहे हैं 1000 उनको 5000 करोड़ चाहिए और पैसा डाल रहे हैं 1000 करोड़, वो भी खराबी है, अच्छी खबर नहीं है इस शेयर के लिए साफ तौर पर आज के दिन। अच्छा, डीमार्ट के आईपीओ पर एक बार बात करते हैं। क्या पहले दिन देखिए बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिला है, हालांकि प्री मार्केट ओपनिंग होने वाली है, लेकिन लोग आज भी पैसा लगाने वाले हैं भर भर के इसमें, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं। और एक और जो मुझे फीडबैक काफी जगह से मिल रहा था, रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी मुश्किल हो रही छोटे शेयरों में एप्लीकेशन देने में, बहुत सारे बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एसबा की वजह से क्या? हाँ, एसबा की वजह से, और क्योंकि अब तो कंपल्सरी हो चुका है और खासतौर से ज्यादातर लोगों के छोटे शेयरों में अकाउंट सरकारी बैंक में होते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप एप्लीकेशन लगाने का मन बना चुके हैं, नहीं बनाया है तो बना लीजिए, और लगाने का मन बना चुके हैं तो आज ही कर लीजिए, कल तक के लिए इंतजार न करें, क्योंकि कल आखिरी दिन लंबी लाइन होगी। गलती से अगर आपकी एप्लीकेशन मिस हो गई तो फिर वो वैसा हाल हो जाएगा, आपने लॉटरी का टिकट खरीदा ही नहीं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मेरी लग जाए, तो पहले टिकट तो खरीदिए, वैसा हाल है। तो आज ही लगा लीजिए, कल तक के काल करे सो आज करे सो अब। तो आज वैसे भी कोई मार्केट में लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, तो एप्लीकेशन लगाने का काम पहले कर लीजिए। टाइमिंग जबरदस्त है इन दोनों ही आईपीओ। हाँ, बाजार में कुछ नहीं है तो आईपीओ प्राइमरी मार्केट में एक्शन। बिल्कुल, चलिए एक्शन शुरू करते हैं हम आज प्री ओपनिंग सेशन का। 38 अंक नीचे सेंसेक्स है, लेकिन निफ्टी 28 अंक मजबूत नजर आएगा आपको आज के सेशन में। ग्रासिम 4% ऊपर दिख रहा है, टीसीएस 3% और एचडीएफसी में 3% का इजाफा, येस बैंक 3% ऊपर है। ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। डॉक्टर 10% नीचे है, रूपी खुलता हुआ देख लेते हैं 68, 66, 81, 12 पैसे, कोई खास नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। जिस तरह से 102 का एक मनोवैज्ञानिक मुझे लगता है अब तो रुपए के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर ही 104 का ही हो गया लगता है, 104 के ऊपर डॉलर के लिए। हाँ, मतलब डॉलर के हिसाब से 104 होगा तो ही शायद, मतलब किसी वजह से अब ये होगा क्या है, मतलब अगर गलती से है ना वापस से 101.75 आ गया तो रुपया 66.5 हो जाएगा। मतलब वैसा ही हाल है बाजार की तरह, गिरता कम है बढ़ता ज्यादा है। तो करेंसी मार्केट की मजबूती अच्छी है हमारे लिए, ये साफ तौर पर दिख रहा है। चोपड़ा साहब, ये सिगरेट वाले शेयर कुछ गिरेंगे क्या, और गिरेंगे तो खरीदेंगे, क्या करना चाहिए? राजस्थान सरकार ने वैट बढ़ाया 15% सिगरेट्स पर, क्या राय है आपकी? तीजक रिएक्शन हो सकता है एनर्जी, और हो सकता है कि आपको गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी, इन सब में थोड़ा बहुत नीजक रिएक्शन देखने को मिले, बट बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं लगता। एट द मोस्ट आउटर साइड पे कुछ 2-3% का अगर गिरावट हो तो। चलिए, तो बहुत बड़ा फर्क शायद ना पड़ता हुआ दिखे। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं आईटीसी के लिए? वागले साहब बताइए, चार्ट्स पर कैसा लगता है आईटीसी आपको? हेमंत, थोड़ा सा मीडियम टर्म पॉजिटिव लगता है, शॉर्ट टर्म मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा गिरावट होगी। 255, 258 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, वो ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। ऑन द अपसाइड 270 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो वो भी ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। ओके,
अच्छा, ये आशीष जी, मैं 2-3 दिनों से देख रहा था रोज की गेल में बड़ी पोजीशंस बनती है, प्राइस मूवमेंट नहीं है, पोजीशन बने जा रही। आज मैं अभी देख रहा था कॉर्पोरेट एक्शन, एक्स बोनस हो रहा है आज, हर 3 शेयर पर 1 शेयर का बोनस जो था वो आज एक्स बोनस, यानी कि अब आप खरीदेंगे तो बोनस हटा कर मिलेगा आपको। क्या होगा गेल में अब? जी, मुझे तो लगता है बड़ी तेजी होगी, तेजी होगी अंदर में। ओके। जिस तरह से पोजीशन बनी है और हमने देखा कोई बड़ा लिक्विडेशन, डिस्पाइट न्यूज फ्लो, कोई भी बड़ा लिक्विडेशन इस स्टॉक के अंदर में देखने को नहीं मिला है, तो मैं समझता हूं कि बड़ी तेजी इसके अंदर में बनेगी। कम से कम मैं समझता हूं यहाँ से 10% की बढ़त कुछ समय में हमें देखने को मिलेगी। थोड़ा सा एक बार इवेंट के बाद जब खुलता है तो उसके बाद देखते हैं स्टॉप लॉस के अंदर, बट मैं समझता हूँ 3-3.5% का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा पोजिशनली, बट इवेंचुअली ये स्टॉक महीना 1.5 महीने के अंदर में 10% की अपसाइड दिखा सकता है। ओके, तो तेजी की संभावना है। अब आज देखते हैं एक्स बोनस होने के बाद स्टॉक पर क्या रिएक्शन मिलता है गेल में। लेकिन तेजी और मंदी की संभावना वाले 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको मिलते हैं हर रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 के मैच में। और देख लीजिए आज कौन से हैं वो 20 दमदार खिलाड़ी जिन्होंने टीम में अपनी जगह बनाई है और करने वाले हैं बेहतरीन प्रदर्शन। स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, हमेशा की तरह बल्लेबाजों से भरी हुई है और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ शुरुआत करिए। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक के साथ अगर कोई विलय की खबरें आ जाती हैं 31 मार्च से पहले तो अच्छी तेजी और देखने को मिलेगी। उससे पहले इस एंटीसिपेशन में रैली बनती हुई नजर आएगी। इसी का असर अब उज्जीवन और सेटन क्रेडिट केयर पर भी देखने को मिलेगा। सेटन क्रेडिट केयर की कल एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर, तो ये पूरा का पूरा एमएफआई सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। साथ ही नजर रखिए डेल्टा कॉर्प पर भी, ये शेयर भी लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। डिमोनेटाइजेशन का पूरा असर खत्म हो चुका है, रिमोनेटाइजेशन के ऊपर सरकार का फोकस है और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है एडलेस जैसी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। गर्मी के सीजन का प्ले भी है और साथ ही जो लंबी छुट्टियां आने वाली हैं उसका भी प्ले है। मैजिका के थीम पार्क्स चलाने का कामकाज करती है कंपनी। डिपेंडेबल के तौर पर मुक्ता आर्ट्स को टीम में शामिल किया है। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट के आईपीओ को क्या शानदार रिस्पांस मिला है, तो मीडिया कंपनियों के ऊपर नजर होनी चाहिए और सरकारी कंपनियां जरूर आपके रडार पर होनी चाहिए। कल की तरह आज फिर आईटीआई अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। स्कूटर्स इंडिया है फ्रीड शेयर, सरकार इसको रिवाइव करने के लिए कुछ कामकाज कर रही है और फैक्ट में भी इसीलिए तेजी देखने को मिल सकती है। एपटेक में भी अच्छी रैली देखी जाएगी। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा तवज्जो एजुकेशन के ऊपर दिए अपने कल आए हुए बजट में। मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे 2 स्टॉक शॉर्ट के, तो डॉक्टर रेड्डीज में खराब खबरें हैं एफडीए की तरफ से और साथ ही आईटीसी में खरीदारी करिए क्योंकि बेच के चलिए क्योंकि यहाँ पे जो राजस्थान सरकार है उसने वैट 15% बढ़ा दिया सिगरेट पे। लेकिन 2 स्टॉक खरीदारी के लिए जो सबसे ऊपर है हिंडाल्को और वेदांता, दोनों के लिए जबरदस्त रिपोर्ट है। मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए की टारगेट काफी ऊपर रखे गए हैं, तो वहां पर खरीदारी करिए। श्री रेणुका शुगर, इन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग के तहत स्टैंड चार्ट बैंक को काफी ऊंचे भाव पे अलॉटमेंट दिया है, तो वो एक पॉजिटिव है। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट के लिए पॉजिटिव क्योंकि एटीएफ के दाम जो रूरल जो रिमोट एरिया के लिए ट्रेवल शुरू किया जाए उसके लिए 25 से घटाकर 1% कर दिया गया एटीएफ के वैट, वो बहुत पॉजिटिव। दोनों स्टॉक में खरीदारी के लिए। वेलस्पन एंटरप्राइजेज ने अपने एनर्जी बिजनेस को बेच दिया है, पूरा डील कंप्लीट हो गई है, वो एक पॉजिटिव। और इडलवाइज पर नजर रखिए क्योंकि इस स्टॉक में बहुत सारे डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं, उसके मद्देनजर इसमें तेजी रहेगी। और नेटको फार्मा इनके लिए अच्छी खबर यह है कि बेयर की एक पेटेंटेड दवा जिसको ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। ऑलराइट, तो ये हैं तमाम स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपी, बीपी, आईओसी ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती हैं। चार्ट देखकर बताइए रजत जी, कौन सा स्टॉक आपको सबसे बढ़िया लगता है चार्ट पैटर्न्स देखकर? देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर में कल को क्लोजिंग दिया है, तो ये अगर कल का लो तोड़ के नीचे नहीं जाता है तो इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो 525 से 530 का लेवल दोबारा हासिल कर लेगा। इसके अलावा आपका जो ये था मतलब भारत पेट्रोलियम, उसमें मेरा राय ये होगा कि ये काउंटर करंट लेवल में खरीदारी करने में थोड़ा डर लगता है। इसीलिए डर लगता है क्योंकि इसमें हम
एक चीज देख रहा है कि इसको कल जो ब्रेकडाउन है उसमें वॉल्यूम कम है, लेकिन एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जा भी सकता है, तो इसीलिए इसको मैं छोड़ दूंगा। और आईओसी हम इतना ट्रैक नहीं करते हैं, उसको हम बता नहीं पाएंगे। तो एचपी हुआ आपका स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि तेजी हो सकती है, राइट? या राइट, एब्सोल्युटली। ओके, तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों ही मजबूत खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। मजे की बात है कि प्री ओपनिंग सेशन कहीं कोई कमजोर है नहीं, कहां से हाफ सेंचुरी लग रही थी एसजीएक्स में। यहाँ तो मुश्किल से 10 पॉइंट गिरने देना ही नहीं किसी को। बीजेपी शायद बाजार को वही चाहिए। बिल्कुल, तो अभी तक तो मजबूती बरकरार है। और वही मैं देख रहा था, तमाम एक्सपर्ट्स के लेवल वही निकल कर आए, 8,860, 8,880, 20 पॉइंट की रेंज है, उसके नीचे जाएगा नहीं। और आप देखिए 8,900 के नीचे नहीं जा रहा, तो हमारा निर्णायक लेवल आज भी 8,900 का है। बेहतर तो ये होता है वैसे अगर गैप से खुल जाते तो एक बढ़िया रिकवरी होती है, लेकिन अगर गैप से नहीं खुले तो फिर शायद थोड़ा ऊपर से फिसलेंगे। ये ट्रेंड बन सकता है, ये ट्रेंड बन सकता है। एक बार तो 8,900 के नीचे आज दिखेंगे, ये तो होगा। चलिए, तो इस वक्त अच्छा एक और स्टॉक जिस पर राय ली जाए वो है ज्योमेट्रिक। और आप खरीदेंगे या चोपड़ा साहब? क्योंकि देखिए इस स्टॉक को लेकर लगातार रिलायंस म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहा है। कल के सेशन में भी देखिए 6.5 लाख शेयर उन्होंने खरीदे हैं 261 रुपए के दाम पर, और प्रमोटर्स बेच रहे हैं, फंड खरीद रहा है। क्या करना चाहिए? मुझे लगता है थोड़ी सी इसमें तेजी बननी चाहिए अनिल जी, और 265 के स्तर के आसपास अभी है ये, संभवतः ये आपको 290 जाता हुआ दिखे, तो इसको एक शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए खरीदा भी जा सकता है। और गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां लॉन्च करेंगे? FY18 में आप कह रहे हैं 4 और नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। ये स्टॉक भी देखिए क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, एक ब्रोकरेज हाउस HSBC की रिपोर्ट भी है, 6,500 का टारगेट भी है। वागले साहब, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं बताइए, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो? अभी भी लोग सोचते हैं कि ये शेयर बेहतरीन है, खरीद लिया जाए, तो कौन से स्तर अच्छे रहें खरीदारी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी? 5600 to 5500 ये लेवल अगर आते हैं जी, मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 5200 के नीचे जाएगा। ऑन द अपसाइड 6500 जाएगा अगर आप 6 से 12 महीने की बात करो तो। ओके, तो 6500 जो HSBC का टारगेट है उसके साथ आप साथ रखते हैं। ओके। महिंद्रा लाइफ, ये स्टॉक कल बड़ा एक्शन दिखा था सेकंड हाफ में, यहाँ पर कुछ बड़े सौदे होते दिखे थे, लेकिन अमानसा आकाश प्रकाश की जो कंपनी, उन्होंने इस स्टॉक को बेचा है 178.50 में। चोपड़ा साहब, क्या राय है आपकी महिंद्रा लाइफ में? माफ कीजिएगा, मैंने भाव गलत बोला, 178.50 नहीं होगा, 378.50 शायद हो सकता है। जो भी हो, ये बताएं कि क्या सलाह है महिंद्रा लाइफ, अगर किसी के पास है तो खरीदा जाए या बेचा जाए? 350 रुपए में हाँ उन्होंने बेचा है 10 लाख शेयर। जी, मुझे लगता है अनिल जी होल्ड किया जाए। इस स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन मूव मैं देख रहा हूं, और हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे भी कहीं कंसोलिडेट करे 340-50 के आसपास। बट जिस तरीके से मैं स्टडी कर पा रहा हूं, काफी स्टेबल कंपनी है, और जैसे ही रियल एस्टेट में थोड़ा रिवाइवल होगा, मुझे लगता है महिंद्रा लाइफ उन कंपनियों में से होगी जो बहुत तेज दौड़ेगी। और मैं इसका जो टारगेट दूंगा वो करीब 425-430 का दूंगा, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन और हो सकता है स्टॉक में, बट आई थिंक कि इट इज देयर फॉर एन अप मूव। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा अनिल जी। सर, बैंक्स ने कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उसमें कोटक का भी नाम शामिल था। आज कोटक पसंद है हमारे एक्सपर्ट विजय जी को। सर, चार्ट पर भी बताइए क्या आपको दमदार लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, और आपका टारगेट क्या है कोटक पे? मेरा तो व्यू पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मुझे तो ये 4 डिजिट में दिखता है, लेकिन आज चलेगा या आज कल में चलेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट कोई भी हल्की सी करेक्टिव मूव आती है, जो मेरे लेवल से 790 770 वहां पर खरीद के बैठे और एक 740 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है 952,000 आपको 3 से 6 महीने में या 12 महीने में मिलना चाहिए। ओके रजत, पिछली बार आप आए थे, एक शुगर शेयर आपने रिकमेंड किया था, मेरे ख्याल से द्वारिकेश था या पता नहीं, कुछ तो आपने रिकमेंड किया था या धामपुर था। आज श्री रेणुका शुगर के चार्ट देखकर बताइए क्या यहाँ पर मौका बनता है तेजी करने का? क्योंकि 1,64,00,000 शेयर इन्होंने जारी किए हैं 16 रुपए 56 पैसे के भाव पर। स्टॉक 2% ऊपर नजर आ रहा है। शुगर शेयरों में क्या रुझान है, और श्री रेणुका या कोई और शेयर पसंद हो आपको? ये मेरे पास में जो शुगर स्टॉक है उसको आज के दिन कल प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन दिखा था बलरामपुर चीनी, लेकिन आपका ये जो श्री रेणुका है ये जबकि
अपना 200 डे मूविंग एवरेज को बार बार टेस्ट कर रहा है। 50 डे से लेके 200 डे 15 रुपया 50 पैसे से लेके 14 रुपया 90 पैसे के बीच में है और ये एक तगड़ा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से एक रैली बनते हुए दिखता है, लेकिन उसके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये काउंटर को 16 रुपया पार करके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें कुछ अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगा। वो अगर नहीं होता है तो एक डाउन ट्रेंड लाइन जो आ रहा है वो तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, ये वो डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहेगा और ये 200 डे को टेस्ट करते रहेगा। इतना कोई खास टेक्निकल सिग्नल इसमें है नहीं जिसके बलबूते पे आप बोलेंगे कि आप जरूर इसको खरीद लीजिए। जैसा कि महिंद्रा लाइफ स्पेस का बात आपने किया है, वो दैट्स अ क्लियर बाय फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। कल का वॉल्यूम देख लीजिए, मूवमेंट देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। वो आकाश प्रकाश ने बेचा होगा आपने कह रहे, लेकिन वो किस लिए बेचा है इतना बॉटम पे और कंसोलिडेशन कंप्लीट करके जब ऊपर जाने की तैयारी में है तो उन्होंने बेच दिया, ये थोड़ी सी आश्चर्य होता है मुझको। बट दैट्स अ वेरी गुड बाय एंड दिस इज नॉट दैट ग्रेट अ बाय। आई मीन महिंद्रा श्री रेणुका शुगर। चलिए, तो ये स्टॉक्स अब तो बड़ी बिकवाली हो गई। तो अब देखिए, आपको हमारे एक्सपर्ट सब कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बजट का सत्र बीच में ब्रेक के बाद अब आज शुरू होने वाला है। ये बताइए चोपड़ा साहब, जीएसटी ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहने वाला है इस बार बजट में। लॉजिस्टिक स्टॉक्स या कोई और कंपनी जहां पर आपको लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, मुझे लगता है जीएसटी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ही अच्छा होगा। यदि जीएसटी इस बार विद ऑल द मॉडिफिकेशंस पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। तो सेक्टर वाइज तो ठीक है, मतलब लॉजिस्टिक्स को फायदा पहुंचेगा और ऑटो कंपनीज को फायदा पहुंचेगा या दूसरी बहुत सारे सेक्टर को फायदा पहुंचेगा। बट इसके अलावा भी मैं कहूंगा कि एक माइलस्टोन टैक्स रिफॉर्म होगा और आई थिंक भारतीय बाजारों को काफी इंतजार है इस खबर का। यदि ये जुलाई तक संभवतः इसको लागू किया जा पाएगा तो आई थिंक इट वुड बी बूस्टर फॉर द मार्केट्स और मार्केट्स विल डेफिनेटली गिव अ थम्स अप। सो ये काफी माइलस्टोन अचीवमेंट होगा अगर इस सत्र में जीएसटी के ऊपर कुछ डिसीजन हो जाता है तो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। देखते हैं कि कितनी कमजोर शुरुआत होती है। सिर्फ 10 पॉइंट से काम चल जाएगा या कुछ और फिसलेंगे? 8,900 होल्ड हो पाएगा या नीचे जाएंगे? पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 20 अंक नीचे सेंसेक्स ने की है शुरुआत और 20 अंक नीचे निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। 8,900 पर निफ्टी ने की है आज की पारी की शुरुआत। 42 अंक नीचे अब सेंसेक्स और 8,900 पर है निफ्टी। क्या है कमजोर, क्या है मजबूत, बता दूं आपको। टॉप लूजर गेल 3.5% नीचे एक्स बोनस होते ही और 3% का नुकसान डॉक्टर रेड्डीज में। ओएनजीसी 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में पहली टिक पर। कमजोर तो यह है तो मजबूत हीरो मोटोकॉर्प 0.5%, एशियन पेंट्स 0.5%, तो ज्यादा कोई खास मजबूती वाले शेयर है नहीं। लेकिन कमजोरी में दो ही स्टॉक अपनी ज्यादा योगदान देते हुए, ऑयल एंड गैस स्पेस से गेल और ओएनजीसी। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स देख लीजिए। डॉक्टर 3% की कमजोरी के साथ टॉप लूजर। इंडो काउंट 2.5% नीचे खुला है। जेन इरिगेशन में 1.5% का नुकसान। हिंदुस्तान जिंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है 1.5%। हम लगातार काफी दिनों से कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। ऑयल इंडिया भी एक और स्टॉक है जो 1.25% के नुकसान के साथ। एनएमडीसी कल की कमजोरी को आगे बढ़ाता हुआ। बजाज फाइनेंस में 1% का नुकसान। आईबुल रियल थोड़ा सा कमजोर खुलता हुआ आज के सेशन में। ये स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं। 8,900 पर निफ्टी है और 80 अंक नीचे सेंसेक्स है। मजबूत क्या है, कोई खास नहीं। एचपीबीपी आईओसी ये तीनों ही 0.5% मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। जेट एयरवेज ने एकदम शांत शुरुआत की है, न ऊपर है न नीचे है। स्पाइस जेट जरूर आज थोड़ा सा पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है। तो मिला जुला सा रुझान आज के सेशन में शुरुआती कारोबार में 8,900 का निर्णायक लेवल होल्ड करता हुआ निफ्टी। बिल्कुल, लेकिन बाजार देखिए 8,900 के बिल्कुल करीब खड़ा है और ऑयल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली 5% ओवरनाइट। आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई, जैसा कि हम आपसे कह रहे थे। पेंट कंपनियों में इसको फायदा मिलेगा। देखिए तो एशियन पेंट में मजबूती देखने को मिली। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर नजर रखिए, बड़ी हिस्सेदारी बदली है 12.5% के आसपास की और इसकी खबरें चल भी रही थी बाजार में कि प्रमोटर्स ये इंटर प्रोमोटर ट्रांसफर के चलते कुछ हिस्सेदारी बदलेगी। तो चलिए इस पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन स्टॉक नंबर बता दूं एक बार, 10 करोड़ 20 लाख शेयर एक बदले हैं, 23 करोड़ 8 लाख शेयर एक बदले हैं और 10 लाख शेयर यानी कि
23 और 10 आज तो वॉल्यूम बारी बार कम होंगे, कम से कम ये कहा जा सकता है। तो मार्केट में अच्छे वॉल्यूम दिखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर 2 प्रोमोटर्स के बीच में ट्रांसफर हुआ है, ये पहले से बात थी, तो ऐसे में खुद जानकारी है बिल्कुल। तो इसलिए आप प्राइस के एंगल से किसी तरह का कोई इम्पैक्ट न देखें बड़ी ब्लॉक डील्स में। ऐसा नहीं कि प्राइस एंगल है, इसमें प्रोमोटर्स के बीच में हिस्सेदारी रिजिग होती हुई दिख रही है, बदलती हुई दिख रही है। ये है रिलायंस में इस वक्त। बिल्कुल। चलिए, और ऑटो शेयरों पर नजर रखिए। देखिए, मारुति भी मजबूत है और हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे, HSBC की आज रिपोर्ट भी हमने आपको बताई, टाटा मोटर्स में भी तेजी देखने को मिल रही है और पेंट शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेंट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देखते हैं केल इंडिया किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। ONGC में दबाव देखने को मिलना चाहिए। ये दोनों शेयर हमारे एक्सपर्ट्स ने आज यहाँ पर सेल साइड पर आइडिया भी दिए थे, तो यहाँ पर गिरावट के साथ ही इस समय कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ऑयल एंड गैस पूरा कमजोर है, इसमें कोई डाउट नहीं, और यहाँ पर आज नुकसान साफ तौर पर आपको नजर आएगा। डिश टीवी ये स्टॉक है, आशीष देखिए जरा, यहाँ पर बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। 2.5% मजबूत है और 1% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। बताइए क्या ट्रेड है इस पर? पॉजिटिव ट्रेड एनर्जी, मुझे लगता है 107 108 के स्तर छू सकता है स्टॉक। बहुत ही अच्छा बिल्डअप इसके अंदर में देखने को मिला था और आज जिस तरह का प्राइस एक्शन है 101 के लेवल्स को डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया है, तो मुझे लगता है 107 108 के लेवल्स 1-2 दिन में ही शायद टेस्ट होते हुए देखने को मिले। डाउन साइड में 99.80 का एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, और वागले साहब भी कह रहे थे कि HTV पर रखिए नजर, और देखिए दोनों एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बुलिश। आपके टारगेट्स क्या है? मेरे भी लगभग 108 109 के टारगेट है और स्टॉप लॉस 100.50 के थोड़ा सा नीचे 100.40 वगैरह हो सकता है। ऑलराइट, भारत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे कहते हैं शेयर पर रखिए नजर। हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने आज यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है। संदीप वागले साहब ने कहा खरीदारी करिए, और ये स्टॉक देखिए मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। अच्छा, उज्जीवन, सेटिंग क्रेडिट केयर, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो MFI स्पेस के हैं, यहाँ पर भी देखिए मजबूती के साथ कारोबार आज होता हुआ दिख रहा है। स्पाइस जेट हमारे एक्सपर्ट्स को ज्यादा पसंद है, और आप देखिए ये शेयर भी मजबूती के साथ अब कारोबार करता हुआ 1.25% ऊपर आएंगे। BPCL एक और स्टॉक है। आशीष, आप चूंकि जानना चाहते हैं तो इसलिए मैं पहले आपसे राय ले लूं, खरीदारी करेंगे BPCL में? जी देखिए, बेस इसमें भी बन रहा है, बट कोई पोजीशंस का बिल्डअप अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कल का जो हाई था, जैसे ही वो क्रॉस होगा 649 650 के आसपास का, उसके बाद मुझे लगता है इमीडिएटली एक्शन शुरू होगा। तो एक बाय अबाउ की स्ट्रेटेजी रखूंगा। 650 के ऊपर अगर से जाता है तो बाय कीजिए, 640 का स्टॉप रखिए। उस सिचुएशन में 675 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 650 के ऊपर खरीदना है आपको, ये ध्यान में रहे आप। ओके, ये स्टॉक आपके लिए BPCL तेजी करने की राय। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और रजत, इन लेवल्स पर कोई मेटल शेयर आपको अगर शॉर्ट करना समझ में आता तो बताइए, या फिर नीचे में खरीदारी करनी है तो बताइए, क्योंकि जिंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील ये सभी शेयर कमजोर खुले आज। वेदांता, देखिए वेदांता कल का लो से नीचे गया था लेकिन अभी ऊपर है और ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आज का जो सेशन लो है उसी को आप स्टॉप लॉस मान के ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। बट इसमें मैं कहूंगा कि जब 253 में पहला टारगेट लगाइए और 256 में दूसरी टारगेट लगाइए, और आज के दिन का लो आप उसको स्टॉप लॉस मान के ही ट्रेड लीजिए। खुलासा ये कर देना चाहता हूँ, ये मेरी पोर्टफोलियो में है, जिसको कि अभी वही बेचने का मेरा इरादा नहीं है। ओके, तो पोर्टफोलियो में आपके है, और मॉर्गन स्टैनली ने कहा है खरीदारी करनी चाहिए। आज बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई है, इसलिए शायद इतना गिर नहीं रहा है, लेकिन मजबूती के साथ कहा जाएगा। इतने कमजोरी देखने को मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। मैं देख रहा था निकल 6% नीचे था, कॉपर जिंक में 7 हफ्तों के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है, लेकिन आज इतनी गिरावट है नहीं दरअसल इस स्टॉक में। लगता है बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, आज ऑटो शेयरों में देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स DVR, सुबह गौरांग जी ने कहा था खरीदारी कर लीजिए। मारुति, M&M, आइशर मोटर, ये पैक है जो सबसे ज्यादा मजबूत है आज के दिन। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन वाला जो एंगल था देखिए वो भी अब खत्म हो चुका है। रिमोनेटाइजेशन के ऊपर सरकार का फोकस भी। ये बताइए कोई एक स्टॉक जो आपको पसंद हो रजत इस स्पेस में से, क्योंकि अच्छी तेजी आज चौतरफा देखने को मिल रही है। बाजार कमजोर है लेकिन ये पूरा का पूरा पैक एक तरफा मजबूत।
देखिए, इसमें मेरे को मारुति पसंद है, लेकिन मारुति में मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 6200 से लेके 6225 का है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक लॉन्ग टर्म फिबोनाची टारगेट है। ये जब तक क्रॉस करके ये ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा तब ऊपर की लेवल प्रोजेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो लेवल पे है वहां से 6200 इज क्वाइट अ गुड डील, और मैं वागले साहब से पूरी तरह सहमत हूं कि मैं भी मानता हूं कि ये 5200 के नीचे नहीं जाएगा। इसके कारण शायद दोनों के लिए ही एक है कि वहां पे 200 डे मूविंग एवरेज है और उसको तोड़ने की मारुति में एटलीस्ट कोई सिग्नल नहीं है, तो कोई भी डिप में ये खरीद सकते हैं। एक बार दोबारा 6200 टेस्ट होगा ऐसे ही उम्मीद है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी बाई कॉल दे रहा हूं, एक बार 14 तारीख क्या होगा वो उसको देख लीजिएगा। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आए तो करेक्शन में नीचे मिल जाएगा। टायर शेयर भी मजबूत होगा। देखिए, कच्चे तेल की गिरावट हम कह रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, टायर, इनके लिए मजबूत है, तो वो भी मजबूत आज। एक और जस्ट डायल रजत का ही स्टॉक है, तो इस पर राय लेना चाहता हूँ। परसों जब हम शो कर रहे थे आखिरी सौदा, और रजत ने उस वक्त मेरे ख्याल से 558 में इस पर रिकमेंडेशन दी थी और कहा कि ये तो पोजिशनल जबरदस्त तेजी वाला स्टॉक है, और 600 तक पहुंचा भी। कल और परसों दोनों ही दिन 600 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन रजत आज फिर से ऐसा लग रहा है कि पोजीशंस तेजी की तरफ बनती हुई दिख रही है। देखिए, स्टॉक 1% मजबूत है और 2% ओपन इंटरेस्ट फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जस्ट डायल सही लेवल है ये खरीदारी करने का? देखिए, इसमें कुछ बड़ी चीज होने वाला है, क्योंकि हमने एक चीज देखा है कि जो कंपनी में कुछ खास जोश पहले दिख नहीं रहा था, हाँ, उतना गिरावट 8 क्वार्टर से एक तरफा गिरावट पे चल रहा था, और वो पिछले 2 महीना में 320 से 600 तक पहुंचने की अगर ताकत रखता है, तो इसमें डेफिनेटली सम बिग डेवलपमेंट इज गोइंग टू हैपन। बिकॉज ये ठीक मानते हैं कि अभी बाजार भी चला है साथ में, लेकिन इसमें इतना जोश जब है। और दूसरी बात यह है कि अमिताभ बच्चन साहब इसका ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आप देखे होंगे, आप ही के चैनल पे हम ऐड देखते हैं, तो जो उन्हीं जैसा एक बड़ी दिग्गज, क्या बोलते हैं, महाहस्ती को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, तो इसमें कुछ डेफिनेटली जबरदस्त कुछ होने वाला है। तो अमिताभ बच्चन के फैन रजत भी हैं सर, उनके ससुराल कोलकाता में ही है, पता है ना आपको? चलिए, हाँ, पता है जी, बहुत अच्छी पता है। वो अपना जिंदगी में काम भी शुरू किया था, बार्ड कंपनी, वो भी कलकत्ता में ही था। वाह, तो पूरी जानकारी है। देखिए, चार्ट के अलावा इन सब चीजों पर भी पैनी नजर है। अच्छा, टायर शेयर में बताइए, अपोलो, सीएट, आज दरअसल ऑयल एंड गैस से जुड़ी हुई थीम ही चल रही है। कच्चा तेल गिरा तो ओएमसीज भागी, एशियन पेंट देखिए 1.25% ऊपर, टायर शेयर भी मजबूत हैं। कोई शेयर जो आपको अच्छा लगता हो वागले साहब? अपोलो और सीएट में मैं देख रहा हूँ एक एम लेवल क्रॉस करने के लिए मैं वेट करूंगा थोड़ा आप सा। लेवल बताओ, मैं क्यों लेवल क्रॉस करेगा वो बताता हूँ, आप पहले लेवल बता दो। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं तो सीएट के पहले लेवल्स बता दो। कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो बताओ। 1184 के ऊपर सीएट निकलेगा, अभी 78 है। ठीक है, तो फिर एक 1210 1220 तक की मूव। और अपोलो टायर? नहीं, अपोलो टायर्स, एक मिनट, हाँ, अपोलो टायर्स कल का हाई जो है वो 183 है, उसके ऊपर निकलेगा। चलिए, हाई आज तो बिटवीन द टू अपोलो टायर्स इज बेटर। हाँ, अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको फंडामेंटल रीजन बताता हूँ। वो अब आज बढ़े कल बढ़े ये मुझे नहीं पता। पहली बात, नेचुरल रबर के दाम एक महीने में 20% कम हो गए। जो लगातार वन साइड भाग रहे थे, 20% एक महीने में कम हुए, 3 दिनों में 5% कम हुए। सबसे ज्यादा नेचुरल रबर होता है केरला में, और जनरली जो भी कंपनियां नेचुरल रबर खरीदती है उनको मिलता है 90 दिन का पीरियड, क्रेडिट पीरियड, कि आराम से पैसे चुकाइए। अभी नेचुरल रबर वाले जो वेंडर्स है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 90 दिन के पहले पैसा हमें दे देते हैं, हम 5% का कैश डिस्काउंट देने को तैयार है, तुरंत लीजिए। मतलब अगर आपको 3 महीने का पैसा बचाने के लिए 5% डिस्काउंट मिलता है, तो उसके 2 रीजन है। एक तो वो उन्हें और ज्यादा भाव में कमी आते हुए दिख रही, ताकि जल्दी जल्दी बिके। तो नेचुरल रबर अगर कम होगा तो इन टायर शेयरों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़ी पॉजिटिव। चोपड़ा साहब से एक राय ली जाए फंडामेंटली इस पर। सर देखिए, ये 1400 वाला 1180 आ गया, सीएट 200 रुपए के ऊपर ट्रेड करता था, जस्ट डायल 180 आ गया, माफ कीजिएगा अपोलो टायर्स 180 आ गया। तो क्या ये इन लेवल्स पर एक अच्छा मौका है फिर से पैसा लगाने का? आपको क्या पसंद है? जिस तरीके से सीवी सेल्स और गाड़ियों की सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, और हमने देखा कि डिमोनेटाइजेशन में कोई खास असर पड़ा नहीं, और यदि जैसे आप खुद बता रहे हैं कि कच्चे रबड़ के प्राइसेस में कमी आई है, क्रूड के गिरने की वजह से भी टायर कंपनीज को फायदा पहुंचता है,
तो मुझे लगता है एक अच्छा समय है और यहाँ से अप मूव बन सकती है। अपोलो टायर्स के लिए मेरा टारगेट 210 का है, मैं देना चाहूंगा। इसके अलावा बालकृष्णा टायर्स भी मुझे अच्छा लगता है, जहां पर तेजी बन सकती है। चलिए, तो इन पर रखिएगा नजर। इसी भी जेट पे भी रखिए नजर। ये देखिए फिसलता हुआ ऊपरी स्तरों से अब करीब 1% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। हमारे एक्सपर्ट, दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी देखते रहिए CNBC आवाज। पचास अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी पर 12 अंकों का नुकसान। अच्छी बात यह कि 8,900 के निर्णायक लेवल के नीचे जा नहीं रहा है, वो बढ़िया संकेत है। मेरे लिए तो इतना ही काफी कि निफ्टी 8,900 के ऊपर बना रहे। 8899 8,899 ये आज का लो है, मतलब 8,900 हमने तोड़ा नहीं इफेक्टिवली, ये बढ़िया बात है। बैंक निफ्टी पे 20,600 का लेवल नहीं टूटा है, तो बैंक निफ्टी भी कमोबेश अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये दो अच्छे संकेत आज के लिए आपको मिलते दिख रहे हैं। एक और बढ़िया संकेत जो मुझे पसंद आ रहा है वो है मेटल्स की रिकवरी का। देखिए, वेदांता हरे निशान में आ गया है, हिंडाल्को हरे निशान में आ गया है, टाटा स्टील भी एक बार देख लूं फटाफट निचले। हाँ, टाटा स्टील भी, ये तो घूम गए सर। क्या करेंगे वागले साहब, कौन सा पकड़ा जाए अब? ये कंटिन्यू है कि तेजी करे या मंदी करे, ऐसा? हाँ, नहीं, तेजी नहीं करना है, लेकिन मंदी भी नहीं करना है, क्योंकि बॉटम शायद बन गया है कि अभी क्या चॉपीनेस हो सकता है, तो अवॉइड करे। ये बाउंस बैक है। ओके, चलिए, तो बाउंस बैक वाला मामला है इस वक्त। आप वो स्टॉक को पकड़े, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, जिसमें स्ट्रेंथ दिखती है। पहले हमने डिश टीवी को पकड़ा, देखो ऑलरेडी 1-1.5 रुपए ऊपर है। फिर आपने सीएट के रीजन आई थिंक बात की तो 75 था, अभी 81 है। तो आई थिंक सीएट विल बी अ बेटर ऑप्शन। मेटल्स में चॉपीनेस हो सकता है, हाँ शायद नीचे नहीं जाए, बट मैं अवॉइड करूंगा। तो अपोलो टायर, सीएट, अभी बिटवीन द टू सीएट इज लुकिंग बेटर। अब सीएट बेटर दिख रहा है। चलिए, ये अच्छी बात है कि चार्ट्स पर छोटे छोटे चार्ट्स देखिए, उस पर सीएट ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है वागले साहब को। हेवल्स देखिए जरा रजत, आप चार्ट्स पर 2-2.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है इसमें और 1% स्टॉक ऊपर है। बनेगी तेजी? लग तो रहा है बन जाएगा, क्योंकि इसको 430 रुपया 90 पैसा का जो 2 मार्च के दिन जो हाई बनाया था, उसी के ऊपर अगर चलने लगे तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा और लगता है कि 440 के आसपास भी पहुंच सकता है। फिलहाल आज का लो जो है उसी को मैं स्टॉप मान के इसमें लॉन्ग करने का सलाह दे रहा हूं। अच्छा, पेंट कंपनियों पर नजर रखिए। आज थीम तो यही चल रहा है, कच्चे तेल से जुड़ा हुआ। शालीमार पेंट भी ऊपर है, बर्जर पेंट भी ऊपर है, एशियन पेंट भी ऊपर है। हमारी टिकर टीम भी आपको दिखा रही थी, अभी पेंट शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एक हाई बीटा स्टॉक है शालीमार पेंट। ये बताइए वागले साहब, ये दौड़ लगा सकता है क्या आज के दिन, और आपका टारगेट क्या होगा? हेमंत, मैं कल के हाई को क्लियर करने के लिए वेट करूंगा। और वो क्या है सर? इतना क्लैरिटी मुझे पैटर्न में फिलहाल तो नहीं आ रहा है। 1 मिनट में आपको लेवल्स बता देता हूं। शालीमार पेंट्स हाँ कल कर दिया है, स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है। आई थिंक वो है 150, करंटली 150.40 है, तो अभी लिया जा सकता है। 147 के स्टॉप लॉस से, और मैं पोजिशनल टारगेट 158 to 160 का दे सकता हूँ। 158 से 160, और देखिए 3-4% मजबूत होता हुआ। तो ये है वो पेंट कम 5% की तेजी अब बनती हुई यहाँ पर। अच्छी तेजी पकड़ ली है। और भाई जो हम लगातार कह रहे हैं, कच्चे तेल गिरना, अच्छा बड़े दिनों बाद 5% गिरा है। कई महीने के बाद इंट्राडे एक दिन की इतनी बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट। और अमेरिका में जिस तरह से इन्वेंट्री का डेटा बढ़कर आया, प्रोडक्शन का डेटा बढ़कर आया, लगता है ये जो सऊदी अरेमको के आईपीओ उसको फिल करने के या फिर उसके वैल्यूएशन घटाने के मूड में तो नहीं है अमेरिका। पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। सऊदी अरब की सरकार को $100 बिलियन का आईपीओ लाना है, इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ, और अमेरिका को किसी भी अरब देश को सफल नहीं होने देना। ये बड़ी कूटनीति चलती है। लेकिन फिलहाल हम एक स्टॉक पर क्या तेजी से भाग रहा है। देखिए अब आप शालीमार पेंट 6.5% की तेजी। अगले साहब के चार्ट पर सिग्नल आ जाए फिर रुक जाए स्टॉक, तो कैसे हो सकता है? साहब ने बोला अगर ये कल का हाई ब्रेक कर दे तो भागेगा। टायर, पेंट, OMCs, यही वो स्पेस है जहां पर सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की गिरावट से एक और सेक्टर को फायदा होना चाहिए, एविएशन, लेकिन वो हो नहीं रहा, उतनी मजबूती दिख नहीं रही। भले कल रीजनल कनेक्टिविटी के फ्यूल कट के, ये एक्साइज कट के नाम पर ये शेयर भागे, लेकिन आज कमजोर है। जेट एयरवेज
5% ओपन इंटरेस्ट गिरा है। आप सोचिए किस तरह से कल जो तेजी की बड़ी पोजीशंस बनी थी और फिर वायदा कारोबार के बैन में आ गया और पहले लोगों को लगा कि सबके लिए ये कट है, फिर समझ में आया कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तो ये स्टॉक कमजोर होता दिख रहा है, 1% नीचे। रजत, इसके चार्ट देखकर बताएं ये कितना नीचे कितना आ सकता है, और जाहिर सी बात है कल के बड़े मूव के बाद आप खरीदारी तो करना चाहेंगे, लेकिन निचले स्तर पर कहां खरीदारी करनी चाहिए, या अगर किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक कर ले जब तक बैंड से बाहर ना निकले फिर से? देखिए, जेट एयरवेज में 2-3% का मूव कभी भी हो सकता है। अब इसीलिए मैं कहूंगा कि वो जिस लेवल से रिएक्ट किया है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। मतलब 452 से लेके 458 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मैं मानता हूं। और ये नीचे 435 से लेके 432 के बीच में आप खरीदेंगे और 425 के नीचे स्टॉप लगा के तो एक बार बाउंस बैक में पैसा बनाने की जगह बन जाएगा। फिलहाल इस लेवल पे शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक वो सिग्नल नहीं आया है, बट नीचे की इंतजार कीजिए, उस लेवल पे बाई करने से बेहतर होगा। बैन में यानी तो शॉर्ट तो शायद हो भी नहीं सकता ये ना, शॉर्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। लॉन्ग ही और शॉर्ट करें तो भी इंट्राडे में काटना होगा। तो बेसिकली लॉन्ग्स काफी बने हैं, भी इंट्राडे में ही काटना होगा। हाँ, मतलब कोई भी अगर आप कैश मार्केट खरीद के रखें तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो इसीलिए अनिल ठंडा। रिलायंस कम्युनिकेशन इस स्टॉक पर बड़ा ट्रेड हुआ है। आप देखिए 33 रुपए 80 पैसे पर 1 करोड़ 65 लाख शेयर, क्या बात है, बड़े बड़े ट्रेड हो रहे हैं। 1 करोड़ 65 लाख शेयरों का कारोबार रिलायंस कम्युनिकेशन पर होता हुआ दिखाई 33 रुपए 80 पैसे के दाम पर यहाँ पर। चोपड़ा साहब, आपकी राय है कोई टेलीकॉम शेयरों में खरीदारी करने की? भारती, आइडिया, आरकॉम, और आप रिलायंस को भी टेलीकॉम में रख लें, चारों शेयरों में क्या पसंद है आपको? देखिए, टेलीकॉम क्षेत्र की जहां तक बात है उस पर मेरे फंडामेंटल व्यू ये है कि जितनी भी बैलेंस शीट्स हैं वो ब्लीड करेंगे आने वाले कुछ समय तक। कारण ये है कि जो भी जियो कर रहा है वो प्राइमरली प्रेडेटरी प्राइसिंग है, उसकी वजह से काफी सारी फ्रीबीज सारी कंपनीज को ऑफर करनी पड़ रही हैं। अब अनलिमिटेड वॉइस प्लान्स आ चुके हैं, 300 रुपए में मोस्टली जो कंपनीज हैं प्रीपेड प्लान्स में अनलिमिटेड वॉइस बेच रही हैं। डेटा भी काफी हद तक सस्ता हो गया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कहां से, और यदि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो वो शेयर प्राइस में कहां से डिपिक्ट करेंगे। दूसरी चीज, मुझे लगता है काफी सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस होंगे टेलीकॉम स्पेस में और नए बिजनेस मॉडल ईजाद किए जाएंगे। एयरटेल अब प्राइमरली पेमेंट बैंक्स में एंटर कर चुका है, वहां पर वो 7% का ब्याज दे रहा है, तो प्रोबेबली अगर इसका AUM बढ़ जाता है और वहां से वो कुछ स्पिन ऑफ कर देते हैं तो प्रोबेबली एक दूसरी कहानी है। बट प्योरली टेलीकॉम ऑपरेशन से आने वाले 6 महीने से 1 साल तक मुझे नहीं लगता कि बहुत पैसा बनने का कोई चांस है। तो संभवतः टेलीकॉम कंपनीज में तेजी नहीं बननी चाहिए। दूसरी चीज, रिलायंस की जहां तक बात है वो दूसरे कारणों की वजह से तेज है। मेरा पर्सनल टारगेट रिलायंस का करीब 1550 रुपए का है और वहां पर मुझे लगता है तेजी बन सकती है। 1550 बागले साहब कह रहे हैं, 1550 आप कह रहे हैं, तो अच्छी तेजी रिलायंस में बनती हुई नजर आई है। एक और स्टॉक शालीमार पेंट में तो 8% की रैली हो गई जब बागले साहब ने बताया। सर ये बताइए, बर्जर पेंट भी क्या उसी कैटेगरी में फॉल कर सकता है, क्योंकि पेंट शेयरों में तो आज तेजी बन रही है कच्चे तेल में गिरावट के चलते, क्या ये भी भाग सकता है? बर्जर पेंट भी बताइए। हेमंत, बिल्कुल आइडेंटिकल पैटर्न है दोनों में। आई थिंक तेजी वैसे ही तेजी होनी चाहिए। बिटवीन द टू आई थिंक आई विल स्टिल गो विद शालीमार पेंट, ज्यादा मोमेंटम दिखता है। लेकिन बर्जर पेंट की बात करें तो 228 है, एक 224 के स्टॉप लॉस से एंटर करे फॉर 235-236 टारगेट। क्रूड की तेजी का फायदा 2 स्टॉक को मिल सकता है, मिल रहा है एक्चुअली, मिल क्या सकता है। MRPL पहला स्टॉक है। रजत, इसके चार्ट्स देखिए आप, MRPL में क्या हो रहा है। आप वागले साहब तब तक चेन्नई पेट्रो के चार्ट्स देखिएगा, दोनों ही ये रिफाइनरी स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं। MRPL देखिए 3-3.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है, आज दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। रजत, क्या इसमें मौका है खरीदारी करने का? यदि हाँ तो लेवल्स बताइए। बहुत अच्छी स्टॉक चुने आप। आज के जो प्राइस एक्शन है ये तो काफी पॉजिटिव है। सिर्फ थोड़ी सी वॉल्यूम की योगदान जरूरत है। वो अपने सिर्फ 35 मिनट का ट्रेडिंग में वो उतना वॉल्यूम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम अभी तक जो हुआ है वो काफी अच्छी है और इसमें बॉटम से ये शेयर घूम रहे हैं। तो हमको लगता है कि 110 से लेके 112.5 तक एक बार इसमें मूवमेंट मिल सकता है, जो कि इसके लिए करीबन
6% का मूव करंट लेवल से भी बन जाएगा। तो दिस इज अ गुड ट्रेड। एंड आपका स्टॉप लॉस जो है वो 104 के नीचे लगाइए, ₹2.5 नीचे और ऊपर में ₹6, अच्छी ट्रेड बनता है। ओके, तो रजत को पसंद है MRPL। और फटाफट चेन्नई पेट्रो के चार्ट्स भी बता दें सर, इसमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए वागले साहब? मैं थोड़ा सा हल्के से करेक्टिव मूव के लिए वेट करूंगा अनिल जी। 360 350 ये मेरे लिए राइट लेवल है। हालांकि हमने ये 250 260 में रिकमेंड किया है और मेरा डिस्क्लोजर है कि मेरे ये पर्सनल पोर्टफोलियो में हाँ अच्छा? मतलब पहले डिस्क्लोज किया है और मेरा 450 का टारगेट है और फैमिली पोर्टफोलियो में भी है और अगले 1-1.5 साल तक तो मैं इसको बेचूंगा नहीं। तो राधाकृष्ण दमानी जी की जो पर्सनल वाला स्टॉक है वो आपने भी खरीद रखा है? चेन्नई पेट्रो पर्सनल पोर्टफोलियो में है और MRPL पसंद है रजत को। चलिए, आप सब लोगों से विदा लेने का वक्त है। शुक्रिया वागले साहब, रजत जी और चोपड़ा साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सौदा में ब्रेक का वक्त है और बाजार इस बीच रिकवर करने की कोशिश में है, हरे निशान में आ सकते हैं कभी भी, इसलिए ब्रेक ले लेते हैं, उन्हें मौका देते हैं हरे निशान में आने का। और ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के MD और CEO आशीष सोमैया साहब। जानेंगे बाजार पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद। $35 अंक नीचे है सेंसेक्स, 10 अंकों की कमजोरी। निफ्टी पर कोई खास कमजोरी नहीं कही जाएगी। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स का हाल है, 1% हांगकांग जैसे बाजार गिरे हुए, तो उसके लिहाज से हमारे यहाँ कमजोरी कोई खास नहीं, ये कहना होगा। बेहद सीमित दायरे में मामूली कमजोरी के साथ 8,900 के लेवल को होल्ड करते हुए। और सामने है बड़ी अहम 2 इवेंट्स। पहला तो है उत्तर प्रदेश और बाकी 4 विधानसभा चुनावों के नतीजे शनिवार को आएंगे। आज शाम को एग्जिट पोल आएंगे और उसके बाद 15 तारीख को अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर फेड की बैठक। क्या होगा असर, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के MD और CEO आशीष सोमैया साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज से। सबसे पहले तो जो बाजार पिछले 2 हफ्तों से बड़ी छोटी सी रेंज में अटका हुआ है, इलेक्शन के नतीजों का जो इंतजार है, क्या लग रहा है सर, क्या डायरेक्शन रहना चाहिए? सर, ये जैसे इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आएगा, ये तो एक मतलब कोई ना कोई, जिसको निमित्त मात्र बोलते हैं, उस तरीके का है। क्योंकि बाजार में हमेशा कोई ना कोई ट्रिगर या कोई ना कोई कारण बाजार ढूंढते रहता है, या तो ऊपर जाने का या ऊपर नहीं जाने का। क्योंकि ये आपको बिल्कुल याद होगा कि पिछले 3 साल में ये मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा मौका है जब बाजार 8900 9000 के रेंज में हमको दिख रहा है। पहले कभी 8900 9000 जब देखने को मिला तो RBI ने एसेट क्वालिटी रिव्यू अनाउंस कर दिया, या कभी फिर चाइना में भारी मंदी आ गई, कमोडिटी और मेटल के दाम गिर गए, या अब 6 महीने पहले जब 8900 हमको दिखा तो अचानक से डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट आ गई, ट्रम्प साहब इलेक्शन जीत गए। सो इस बार ये मुझे लग रहा है चौथी बार बाजार का अटेम्प्ट है कि 8900 9000 देखने को मिले। लेकिन पिछले जो 3 या 4 इवेंट मैंने आपको बताया, वो सारों में जो कंपनियों के प्रॉफिट्स हैं या अर्निंग्स की रिकवरी का तो जो हम इंतजार कर रहे हैं, उसके ऊपर भारी नेगेटिव असर पड़ा पिछले 3-4 इवेंट्स का। इस बार के जो इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि अगले हफ्ते US में पॉलिसी अनाउंसमेंट है, या शनिवार को UP इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं। ये जो ट्रिगर इस बार के जो इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये पिछले इवेंट्स के मुकाबले में शायद इतने बड़े या इतने घातक नहीं बता सकते हैं इसको हम। सो 8900 9000 पे ये 4th अटेम्प्ट है और मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स रिकवरी अगर दिखती है अगले 3 महीनों में, तब तो ये इवेंट्स ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। अच्छा सर, कुछ सेक्टर्स पर राय लेना चाहता हूं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में अचानक से बाजार का इंटरेस्ट काफी बड़ा रहा है पिछले कुछ दिनों से। अब कुछ मर्जर्स एक्विजिशंस की बातें भी मार्केट में चल रही है। ये स्पेस आपको कैसा लगता है निवेश के लिहाज से? जैसे हम लोग के सारे पोर्टफोलियोज में, जैसे चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो, सारों में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का अच्छा खासा एक्सपोजर है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में हमारे किसी भी पोर्टफोलियो में कोई एक्सपोजर नहीं है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर एक्सपोजर जो NBFCs का है वो आप कंज्यूमर फाइनेंस की तरफ या मॉर्गेज फाइनेंस, होम लोन्स, इस तरफ में है। माइक्रो फाइनेंस में हमारी शायद समझ थोड़ी कम है और एक्सपोजर भी बिल्कुल नहीं के बराबर है। की वजह क्या है? क्या वैल्यूएशन महंगे हैं या बिजनेस पर भरोसा कम है? एक तरफ से आप देखें, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग या जानकारी थोड़ी वीक है। उसका कहने का मतलब ये है कि उसके सारे के सारे डायनामिक्स समझना मुश्किल है।
क्योंकि किस तरह से कंपनियां किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही हैं और किस तरीके का डेटा हमको सामने निकल के आ रहा है, उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, ऑन ग्राउंड समझ होना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये आज की बात नहीं है, अगर आप पिछले 5-7 साल से देखिए माइक्रो फाइनेंस के बारे में कई बार मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट आया है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज मैंने देखा है इसमें। और ये सरप्राइज इसीलिए होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निवेशकों की जानकारी सेक्टर के बारे में थोड़ी कम है और इसके डायनामिक्स जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो मुझे और हमेशा हमारा यही कहना है कि जो बिजनेस अपने पूरी तरह से समझ में नहीं आए उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जो बिजनेस आपको बहुत खूबी से समझ में आता है वो शायद कुछ बड़ी दिग्गज पेंट कंपनियां और ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर कंपनियां हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है। इन दोनों सेक्टर्स पर आए थे, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है, उसका फायदा मिलता हुआ। ये स्पेस दोनों आपको कैसी लगती है? नहीं, डेफिनेटली ये जैसे पेंट्स कंपनीज हैं, ऑटो कंपनीज हैं, आप देखिए ये तो सेक्युलर ट्रेंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज की बात है, 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी अगर आप देखें जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि ट्रेडिंग आइडियाज में इन्वेस्ट मत करिए और इन्वेस्टमेंट आइडियाज में ट्रेड मत करिए। तो ये इंडिया में पिछले 10 15 20 साल में ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिला है। और हमारे सारे पोर्टफोलियोज में अगर आप देखें तो जैसे ऑटो है, ऑटो एंसिलरीज हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो चाहे वो 4 व्हीलर्स हो, हमारे पोर्टफोलियोज में करीब 20% 15 से 20% वेटेज इन सेक्टर्स में हमेशा से रहा है और आगे फोर्सेबल फ्यूचर में मुझे लगता है कि बिल्कुल रहेगा। इसमें मुझे कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इमीडिएटली। ओके, एक और स्पेस जो ज्यादातर अमेरिका की नीतियों की वजह से प्रभावित होती दिख रही वो है फार्मा और आईटी शेयरों की। आपका क्या व्यू बन रहा है सर इन दोनों सेक्टर्स पर? क्या ये गिरावट में खरीदारी का मौका है? धीमे धीमे अच्छे फार्मा शेयरों को खरीदना चाहिए? देखिए, आईटी और फार्मा दोनों में अमेरिका का प्रभाव है, ट्रम्प साहब के इलेक्शन का भी प्रभाव है। लेकिन आईटी को अलग नजरिए से देखिए क्योंकि ट्रम्प साहब के इलेक्शन के पहले भी 8% 10% मतलब नैस्कॉम का इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ प्रोजेक्शन 12% पे आ गया था और अभी भी उनके ग्रोथ प्रोजेक्शंस के ऊपर काफी चर्चा होती रहती है कि ये इससे ऊपर आएगा या नीचे आएगा। सो मैं जो भी 15-20 साल से म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि ये आईटी का मतलब कई पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जिसमें आईटी का एक्सपोजर ही नहीं है। सो ये मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है और इसका केवल यूएस से लेकर के जुड़ाव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरी जो आईटी सेक्टर का जो चलन है उनकी ग्रोथ कहाँ से आ रही थी, जैसे आज आप देखिए डिजिटल ग्रोथ है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है या प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज है, उस पर ज्यादा अटेंशन है। और जिसको हम बल्ज ब्रैकेट आईटी कंपनीज बोलते हैं, जो सर्विसेज कंपनीज हैं, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, उसमें ग्रोथ की काफी दिक्कत है इनको। सो ट्रम्प साहब के इलेक्शन के पहले से ही मैंने ये देखा है कि पोर्टफोलियोज में आईटी का एक्सपोजर कम हो रहा था और ये फंडामेंटली ग्रोथ प्रोजेक्शंस वीक होने के कारण से हो रहा था। और अगर आप फार्मा देखिए तो वहाँ की चैलेंजेस डिफरेंट है, वो बिल्कुल ज्यादातर यूएस एफडीए के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को लेकर के है और उसके बाद आउटसोर्सिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, एक्सपोर्ट यूएस में हो रहा है, उस चीजों को लेकर है। तो फार्मा में हमारा एक्सपोजर है और फार्मा में हम बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आईटी में मे बी डिजिटल है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनीज है या जो मोर फ्यूचरिस्टिक कंपनीज है, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा बन रहा है आज के तारीख में। चलिए, तो ये बात आईटी फार्मा की। लेकिन देखिए, पिडिलाइट एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो आज पेंट, पिडिलाइट उस सेगमेंट में अच्छी तेजी बन रही है। अच्छा, एविएशन में भी थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है। स्पाइस जेट 5% ऊपर, जेट एयरवेज कमजोर शुरुआत के बाद अब उभरता हुआ। इस स्पेस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या निवेश के लायक लगते हैं ये आपको एविएशन कंपनियां, आशीष जी? देखिए, हम लोग जैसे आमतौर पे हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ बोलते हैं, उसमें ट्रेडिशनल व्यू से एविएशन फिट नहीं होती, लेकिन हमारा एविएशन सेक्टर में एक्सपोजर है जरूर। और ये इस चीज को लेकर के है कि इंडिया एक यूनिक मार्केट है एविएशन में। अगर आप देखें, मतलब हर कंपनी का चलन अलग होता है और पिछले 1 साल से अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है जितना एक्सपेक्टेशन था उतना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, पैसेंजर ग्रोथ बढ़ रहा है
और 2 या 3 एयरलाइंस जो है वो ज्यादातर डोमिनेंट पोजीशन में है, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, प्राइसिंग प्रेशर है, उसकी वजह से जितना वॉल्यूम ग्रोथ है या मार्केट शेयर जिस किसी का भी है वो प्रॉफिटेबिलिटी में तब्दील नहीं हुआ है। तो ये पिछले 1 साल के चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लंबे अरसे में अगर आप देखें तो इसमें डेफिनेटली जैसे ग्रोथ पोटेंशियल है। वर्ल्ड ओवर इसको चैलेंजिंग या कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर माना जाता है, लेकिन इंडिया में क्या है कि अगर सेक्युलर ग्रोथ दिखती है, मतलब आई थिंक पिछले 1.5 या 2 सालों में लगातार हर महीने इंडिया एविएशन का हाईएस्ट ग्रोइंग मार्केट है। 25% ईयर ऑन ईयर पैसेंजर ग्रोथ है यहाँ पे, और 2 या 3 एयरलाइन के पास करीब 70 to 80% शेयर है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अभी डिस्काउंटिंग करके वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें प्राइसिंग प्रेशर आ रही है, लेकिन अदरवाइज लंबे अरसे के लिए सेक्टर में ग्रोथ हमको जरूर नजर आता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय तमाम सेक्टर पर। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर पर अपनी राय देने के लिए। 43 अंक ऊपर सेंसेक्स है, नीचे सेंसेक्स है और निफ्टी 16 अंक नीचे। एक और जाते जाते सेक्टर या स्टॉक जिसे कहते हैं सन टीवी, इस पर नजर रखिए। डिश टीवी आज 4.5% ऊपर है। सन टीवी में अभी भी एक ब्लॉक डील भी हुई है और 733 रुपये 60 पैसे में ये ट्रेड होता हुआ दिखा। तो सन टीवी का स्टॉक भी अब एक्शन में आता हुआ दिखा है। तो डिश टीवी की तेजी के बाद जिसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज 14% का है, 4.5% स्टॉक भाग चुका है डिश का। अब सन टीवी में भी एक्शन शुरू होता हुआ दिखा। तो ये एक स्पेस है मीडिया वाली जिस पर आज नजर रखिए। जी एंटरटेनमेंट भी खरीदारी करने के लिए नजर दे रहे थे। चलिए, बाजार कमजोर जरूर है, लेकिन अब भी 8,900 को होल्ड करता हुआ निफ्टी तो इतने बुरे नहीं है जितने बाकी दुनिया भर के बाजार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।